VSCPR हम भी एक बार जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, यानी इनऑर्गेनिक में जब उनको पढ़ना होता है तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की ऑन एंड ऑफ हमें जरूरत पड़ती रहती है, तो हमें पता होना चाहिए ना। तो आपको मैंने VSCPR जो 11th का, हम थोड़ा 11th के टॉपिक्स अभी रिकॉल कर रहे हैं, तो VSCPR में मैंने आपको डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज की बात कर रहा था, तो AB4 तक मैंने आपको बता दिया था। मतलब AB4 रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अब AB4 में क्या हो सकता है, एक हो सकती है, अगर डिस्टॉर्टेड की बात करें AB3L और AB2L2, ये मैंने आपको बता दिया था। ये कैसी थी, ये थी टेट्राहेड्रल। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ना मैंने, कर दी, ठीक है। तो ये तो थी टेट्राहेड्रल, और AB3L कैसी थी, पिरामिडल, और AB2L2 जो थी वो कैसी थी, बेंट या वी शेप या एंगुलर, ये ज्योमेट्री, ठीक है। जहां पर मैंने आपसे क्या कहा, जहां लगे आपको भी ये बात नहीं आती वहां बोल देना, ठीक है। अब देखिए, जैसे AB4 तक हमने देख लिया, अब आते हैं AB5 पर। यानी रेगुलर ज्योमेट्री जो होती है AB5, क्या बोलते हैं ज्योमेट्री को, ट्रायगोनल बायपिरामिड। रेगुलर जो AB5 वाली, यानी सेंट्रल एटम पर सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, ठीक है ना, तो वो होती है AB5, यानी A और फिर उसके बाद B, B और B, ये ऐसे होता है, और फिर आपके पास ये AB5 होती है। थोड़ा सा आप इस बात को समझना कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल कैसे होती है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये प्लेन में, ये समझ लो स्क्रीन के ऊपर जैसे मैंने ड्रॉ किया है, ट्रायंगल हो गया, और एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है, ठीक है। ये इसके आर पार जैसे पियर्स होकर जा रहा हो ना, ये जो ऊपर ऊपर नीचे वाले, मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ, ये वाले, ये इसके आर पार ऐसे बीच में से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो जो ब्लू से आपने किया हो तो ट्रायगोनल हो गया, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है। जो रेड वाले बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं आप, एक्सियल, और ये वाले जो होते हैं ये इक्वेटोरियल। जहां तक AB5 में एग्जैक्टली अगर अपन बात करें, तो ये जो आपके पास इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं ना, छोटे होते हैं साइज में, ये साइज में होते हैं छोटे, और जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं साइज में बड़े, ठीक है। बात समझने के लिए मैं जरूरत से ज्यादा बड़े बना रहा हूँ, ये बड़े होते हैं। तो बड़े लोब्स जो होते हैं, जैसे ऑर्बिटल अगर बड़ा होगा, ये ऑर्बिटल बड़ा होगा साइज में, तो लोन पेयर इसमें रहना पसंद कम करें अगर ऑर्बिटल लंबे होंगे, क्योंकि हमने अब बनानी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, ये तो बन गई थी रेगुलर। तो छोटे ऑर्बिटल्स में लोन पेयर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होंगे जब ऑर्बिटल्स कंपैरेटिवली, तो दे विल बी मोर नियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होंगे, तो वहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो इक्वेटोरियल क्यों बोलते हैं, इसको भी मैंने आपको समझा दिया था। इक्वेटोरियल और एक्सियल आप समझते तो हो ना, ठीक है। तो अब इसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज क्या क्या हो सकती हैं, देखो आप बात को समझो। एक तो हो सकता है इसमें क्या, कि 4 बॉन्ड पेयर रह जाएं और एक लोन पेयर हो, या फिर इसमें 3 बॉन्ड पेयर आ जाएं और 2 लोन पेयर, या फिर इसमें 2 बॉन्ड पेयर आ जाएं और 3 लोन पेयर हो। फिर उसके बाद अगर अपन बात करें AB और L4 करेंगे तो AB रह गया ना, फिर तो लोन पेयर तो फिर तो लीनियर ही होता है, तो वो पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं हो सकती। अपने पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इनको हम एक एक करके अब कवर करते हैं। पहला AB4L, दूसरा AB3L2, फिर AB2L3। यानी अगर आप काउंट करोगे तो सभी में इलेक्ट्रॉन पेयर 5 ही हैं, 4 + 1, 3 + 2, 2 + 3, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर का कॉम्बिनेशन है, उसको हम देखेंगे। और आप क्या देखेंगे कि जो लोन पेयर्स हैं वो हमेशा ये जो ग्रीन वाले जो मैंने ये कलर किए, इन्हीं में आएंगे एक एक करके। 3 लोन पेयर लगाऊंगा, 1, फिर 2 और फिर 3, ये एक्सियल अपनी जगह बने रहेंगे, ठीक है। और इक्वेटोरियल लोब्स में लोन पेयर आएंगे, तो उससे जो ज्योमेट्री जनरेट होगी वो आप समझिएगा। जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अब सबसे पहले मैं बनाता हूं इसमें, इससे डिस्टॉर्ट करूंगा, मैं बनाता हूं AB4L। AB4L जो है वो कैसी दिखेगी, देखो अब आप, AB4L यानी कि सेंट्रल एटम पर 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो A, ठीक है,
उसके बाद जैसे अगर अपन मान लो AB5 बनाते तो कैसा बनाते, इसमें मैं थोड़ा सा जानबूझ के इसको जो है ऐसे बना रहा हूँ कि ये B, फिर एक ये B, ये B बनाना मत, भले एक बार समझो बात को, और ये B और ये B, सॉरी ये आपके पास ट्रायगोनल बायपिरामिडल है, ये ट्रायंगल हो गया। अब ये लोब्स छोटे हैं, जो ये वाले मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये छोटे इक्वेटोरियल लोब्स हैं। मैंने अब क्या किया है, सिर्फ समझाने के लिए, जो मॉलिक्यूल पहले ऐसे बनाया था ना इस पेज पे, मैंने इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे बनाया था, या ट्रायंगल आप समझ लो ऐसे बनाया था, मैंने इसका एपेक्स ऐसे घुमा दिया, बात समझाने के लिए ऐसे घुमा के। और अब देखो यहां पर एक लोन पेयर है, यहां पर बॉन्ड पेयर नहीं है, यहां पर क्या है, लोन पेयर। तो इससे जो ज्योमेट्री जनरेट होती है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बच्चों का झूला होता है ना, सी सॉ, ठीक है ना, वैसी ज्योमेट्री हो जाती है। नीचे नीचे ग्रीन से ये स्टैंड हो गए और ये इस पर बैठने वाले बैठते हैं ना इसके ऊपर दोनों तरफ, तो ये ज्योमेट्री क्या कहलाती है आपकी, सी सॉ। इस ज्योमेट्री को आप बोलते हो सी सॉ। अब इसमें अगर अपन जज करें, इस ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से ग्रुप के मेंबर्स के होते हैं, 16th ग्रुप। हाँ जी, आपको मैंने क्या कहा, बड़े हैं, लोन पे टूटने की बात नहीं है। आप एक बात समझो, मैं तो सिर्फ बात समझा रहा हूँ भी कि रेगुलर से डिस्टॉर्टेड जो जनरेट कैसे होती है। मैंने बात एक आपको मतलब बार बार कही, शायद आपने गौर नहीं किया, मैंने आपसे बार बार यहाँ पर स्पेशली ड्रॉ करके बताया कि ये लोब्स छोटे हैं जबकि एक्सियल लोब्स बड़े हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस इन केस ऑफ ए, इन दीस ऑर्बिटल्स, इक्वेटोरियल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड मोर स्टेबल। तो इसीलिए क्या होता है कि वो एक्सियल को प्रेफर नहीं करते, वो अगर लोन पेयर होते हैं दे प्रेफर द इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स। ये बात मैंने बोली थी, शायद आपने गौर नहीं किया, अब समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये आया, तो अब ये आपके पास AB4L है, सेंट्रल एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, 16th ग्रुप का मेंबर है। देखो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 पी ब्लॉक में शुरू होते हैं ना, तो पहला ग्रुप है 13, उसमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 में 4 होते हैं, 15 में 5 होते हैं, 16 में 6 होते हैं, 17 हाइड्रोजन में 7 होते हैं और 18 नोबल गैसेस में 8 होते हैं। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला ये कौन सा ग्रुप होता है, 16 के होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। एक बार अपन ये करें तो ये ऑक्सीजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इसके पास, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। ऑक्सीजन की बस की बात तो है नहीं। एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट की बात समझाई थी मैंने आपको, कौन कर सकता है, सल्फर कर सकता है, सेलेनियम, बाकी आगे सारे कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन नहीं हो सकता। बाकी हायर कोई भी एक ही ग्रुप के मेंबर्स को क्या बोलते हैं, कॉन्जीनर्स। तो कोई हायर कॉन्जीनर हो सकता है, तो जो है यहां पर ये SF4 इसका एग्जांपल हो सकता है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। तो ये हुआ AB4L। अब उसके बाद क्या आता है, उसी तरीके से नेक्स्ट इसका देखें तो उसके बाद आती है बात AB और 3 और L2। फिर से मैं बनाता हूं मेरी सुविधा के अनुसार इसको। मैं अब की बार क्या करता हूं कि इसकी एपेक्स, जैसे पहले मैंने ऐसे बनाई थी, फिर मैंने ऐसे बनाई, अब मैं ऐसे बनाता हूं, एक बार बात समझाने के लिए मैं इसकी एपेक्स ऐसे बनाता हूं। ये हो गया, ये B, ये B उल्टी, ये B, ये तो 3 हो गए इक्वेटोरियल, ये एक एक्सियल और ये दूसरा एक्सियल, ठीक है। तो लोन पेयर्स क्या होते हैं कि ये वाले हटाता हूं मैं यहां पर, और लोन पेयर्स जो हैं आपके आएंगे यहां पर, 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर बनाने हैं मैंने। ये जो ज्योमेट्री कहलाती है इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश का अक्षर टी शेप्ड। लेकिन अब आप समझिए, ये 11th में तो हम टी शेप्ड बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में अगर अपन बात करें, एग्जैक्ट बात करें, तो ये एग्जैक्टली टी ना होकर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। एग्जैक्टली टी ना होकर ये क्या होता है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ होता है, इस तरीके से होता है। तो सही मायने में ये कैसा होता है, बेंट टी शेप्ड होता है। ये जो ज्योमेट्री होती है बेंट टी शेप्ड होती है, ठीक है। तो टी शेप लिखाओ या बेंट टी शेप लिखाओ, वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है जी। पिरामिडल क्या होता है, पिरामिड ऐसे बनता है, देखो आप, पिरामिड में आपके पास इस तरह की ज्योमेट्री आती है, मतलब ऐसे पिरामिड में ऐसे आती है। जबकि इसमें जो है, अब जैसे अब एक तरह से ये जैसे देखो आप,
ये आपके पास ये टी शेप हो गया, बस ये थोड़े से बेंड है, तो पिरामिडल नहीं होता। और दूसरा क्या, पिरामिडल में एक लोन पेयर होता है और इसमें जो है दो लोन पेयर्स होते हैं, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने को ऐसे बोलना पड़ता है। फिर इसमें जो है जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ए एटम के कितने अपने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस, 1 2 3 4 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हेलोजेंस के होते हैं। हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होता है, चलो वो रेडियो एक्टिव होता है, पर अब इसमें से ये फ्लोरीन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड के कोई भी एलिमेंट एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब जवाब सही समझ आ रहा है ना भाई, आप कोरिलेट कर पा रहे हैं भी ये नहीं कर सकता, तो उसके बाद कोई भी हायर कॉन्जीनियर जो होगा ये कर सकता है। तो ये क्या हो सकता है, ClF3, BrF3, IF3, ICl3, ठीक है ना, ICl3, BrF3, इस तरह का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये आपके, वैसे इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। जो दो अलग अलग हेलोजन के बनते हैं ना उसको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं, जिसमें सेंट्रल हेलोजन जो है वो बड़ा होता है और साइड वाले हेलोजन जो है छोटे होते हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे सेंट्रल एटम, इसमें क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा है, ब्रोमीन बड़ा है, आयोडीन बड़ा है, आयोडीन बड़ा है, इस तरीके से। तो ये हो गया आपके पास बेंट टी शेप। ओके, अब देखिए इसी तरीके से लास्ट इस पर आते हैं, जहां पर बात ना समझ आए वहां मुझे बोल देना, ठीक है। और जो है Ab2L3, तो अब इसमें क्या होगा कि Ab2L3 में अब तीनों ही जो लोन पेयर हैं वो इक्वेटोरियल में आ जाएंगे, बस एक्सियल बॉन्ड्स रह जाएंगे। एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, बात खत्म। तो ये आपके पास Ab2L3 हो गया, ठीक है। ये ज्योमेट्री लीनियर होती है। अब दिमाग में आता है यार ये बेंट क्यों नहीं है, तीन तीन लोन पेयर है, तो इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस का ये एक्सप्लेनेशन होता है। तो अब इसमें एग्जाम्पल की अगर बात करें, ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ए के 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो ये नोबल गैस है। नोबल गैसेस की बात करते हैं तो अधिकतर नोबल गैसेस कोई रिएक्शन शो नहीं करती, लेकिन जेनॉन एक ऐसा नोबल गैस है जिसने फ्लोरीन के साथ वो अपने फ्लोराइड्स बनाती है, XeF2 इसका एग्जाम्पल, जेनॉन डाइफ्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज ये आ गई आपके पास, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की सारी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब जैसे 6 में देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में देखते हैं अपने डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज, तो AB6 की रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है? एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें से डिस्टॉर्टेड बनाएंगे AB5L। दो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज निकलती हैं इसमें सिर्फ, पहली AB5L और दूसरी AB4L2। तो इसमें जो है ज्योमेट्री जो बनेगी वो क्या होगी, A और AB5L है ना जैसे, तो ये B, इसमें सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होते हैं इस तरीके से। तो ये जैसे आपके पास स्क्वायर तो हो गया आपके पास ये, ठीक है, मेरा थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है आपको, बाकी स्क्वायर है, और ये आपके पास एक पिरामिड हो गया, पांचवा बॉन्ड ये, ठीक है, एक लोन पेयर रहता है इसके अंदर, इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है। अब स्क्वायर पिरामिडल में यहाँ पर जो है इस एलिमेंट के जो ए एटम के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट हुआ, हेलोजन। फिर से इंटर हेलोजन कंपाउंड इसका एग्जांपल हो गया, BrF5 IF5, इस तरह। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना। ये आपका, इसकी ज्योमेट्री का नाम क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। 11th का जब आप बुक उठाओगे केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में VSEPR उठाओगे तो सारी चीजें दी हुई हैं। मैं उतना ठहरूंगा नहीं, बात फर्क सिर्फ इतना सा कि मैं रुकूंगा नहीं इतना, मैं आपको फटाफट समराइज करवा रहा हूँ, क्योंकि फिर तो थोड़ा सा आपको ये भी चाहिए कि आप भी घर जाके देखें, 11th की बुक खोलें। अगर आपने बहुत किसी का दिल बड़ा होता है तो जैसे ही वो क्लास कोई क्लियर करता है ना तो पुरानी किताबें दान में दे देता है,
तो अगर आपने 11th की डोनेट वैसे कर नहीं रखी होंगी, फिर भी कर रखी है, तो आजकल ऑनलाइन भी आप देखोगे तो PDF सर्च करोगे मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है, मगर एटलीस्ट आप VSCPR की एक पूरी एक टेबल बनी हुई है 2 पेजेस पर, रेगुलर डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज की, वो देख लेना, ठीक है। ये जरूरी है क्योंकि मैंने आपको क्या क्या रीजनिंग बेस्ड के साथ स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो स्ट्रक्चर बेस्ड तो सारे इसी में ही हो जाएंगे, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे ना इसके अंदर। अब देखो क्या है, अब आगे चलते हैं अपने, तो नेक्स्ट आता है B4N2, ठीक है। तो ये रह जाता है बस इतना सा कि चपटा रह जाता है बिल्कुल, स्क्वायर प्लेनर पिरामिड, दोनों ऊपर नीचे वाले पिरामिड खत्म, तो इस ज्योमेट्री को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल प्लेन ज्योमेट्री हो जाती है, एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बोलते हैं। प्लेन मतलब आप समझते हो चपटा जैसे, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर में आपने जाना, चलिए, तो स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है आपके पास कि इसको अगर अपन काउंट करें कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए इसके, भाई बॉन्ड में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो बॉन्ड बनाता है कोई, तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक का एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा तो बी का होगा ना, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन तो ये बी का होगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कौन हुआ ये, कौन हुआ ये, नोबल गैस। नोबल गैस में एक ही एलिमेंट है, कौन सा है, ज़ेनॉन, और ये भी कोई बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो ना, ऑक्सीजन फ्लोरीन, इन्हीं के साथ बॉन्ड बनाता है, जिसमें इतनी ताकत होती है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके, तो ये होते हैं XeF4, ठीक है। तो इतना ज्योमेट्रीज आपने करनी है, बाकी रह गई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी आप हर केस में निकाल सकते हो, हम वो भी जरा साथ साथ देखते चलते हैं, अब हम उल्टा चलते हैं, ठीक है। यहां पर इस A की हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो मुझे आप, sp3d2, कितने, यहां पर X की वैल्यू कितनी आएगी, 4 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, यानी कि 6, तो 6 के लिए होता है sp3d2। AB5L, X की वैल्यू देखिए, 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो क्या हुआ sp3d2। यहां पर आपके पास क्या आएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर, तो X की वैल्यू क्या हुई, ये क्या हुआ sp3d। जो जो आप देख रहे हो जो डिस्टॉर्टेड बन रहे हैं, फिर से वही 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, फिर से sp3d, ठीक है। इस तरह से आप कर लोगे, समझ आ गई मेरी बात। आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो ना, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली जा सकती है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब आपने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकालना सीख लिया, सब करना सीख लिया, तो उसमें जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको हर वो चीज रिकॉल करा सकूं जिसकी कि हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये VSCPR स्ट्रक्चर, इतना अगर आप कर लेते हो बहुत है, हाइब्रिडाइजेशन आप कर लेते हो उतना बहुत है। DSP2 जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, यहाँ में DSP2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। D2sp3 या DSP2 हाइब्रिडाइजेशन वो अपन ने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हुआ है, जब जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगता है और पेयरिंग फोर्स होती है, तो मतलब इनर ऑर्बिटल्स जो है फ्री हो जाते हैं, तो वो DSP2 टाइप होता है, तो वहाँ कोऑर्डिनेशन में अपने को जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर अमूमन अपने को जरूरत नहीं पड़ती। अगली चीज जो सीखनी है यहाँ पर अपने को, वो मैं अब आपको बताता हूँ। अच्छा, कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कहाँ तक जा सकती है, उस तरह की भी चीजें मैंने आपको समझाई। अभी हम केमिकल बॉन्डिंग की ही वो बातें कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है ऑन एंड ऑफिस में। अब देखो अगली बात करते हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ये सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग की हैं। अगर एक क्वेश्चन आता है आपसे, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि भाई जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस का 2 क्लोराइड बनाता है, PCl3 और PCl5, PCl3 और PCl5, वो कहता है इनमें से मोर कोवलेंट कौन सा है। गॉट माय पॉइंट। सवाल ऐसा आएगा कि आपको कोई 2 मॉलिक्यूल्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ जी इसमें कोवलेंट कौन है सारा, ठीक है। तो इस चीज को अपन जो है अब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात कि
आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या अंतर होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है। आप देखिए कब शेयरिंग होती है और कब ट्रांसफर होता है? हैं जी, ऑक्टेट तो सारे ही पूरा करना चाहते हैं। सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। देखिए जब कंबाइनिंग एटम्स, जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको बताया हुआ मैंने, सिंबल काय बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी। डेल्टा काय जब ग्रेटर देन, मतलब जो पॉलिंग का स्केल है उसके हिसाब से 2.1 से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको कल बताया था, ये बात समझने वाली है, ठीक है, परेशान मत होना, मगर ये इसका जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना तो इसकी एप्लीकेशन बहुत काम आने वाली है, जो हमें सवालों का जवाब देने में हेल्प करेगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर होता है कंबाइनिंग एटम्स का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की नियत, ठीक है। तो मैं मान लो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और उधर कमल दूर सबसे, कमल ही आके बैठता है, इसने एक जो है ना वो बना ली है, ठीक है। तो क्या है कि हाँ, तो क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काम में बहुत अंतर है। मान लो ये सोडियम है और मैं क्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम और मेरी बहुत ज्यादा, इतना अंतर है कि वो 2.1 को क्रॉस कर रहा है पॉलिंग स्केल के हिसाब से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो कोई जूल वूल में एक्सप्रेस नहीं होता। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्केल दिया अपने अपने तरीके से, पॉलिंग ने अलग दिया, वो ऑलरेड रोशो और अलग अलग मुलिकन स्केल अलग अलग होते हैं, मगर पॉलिंग का स्केल सबसे ज्यादा प्रचलन में रहता है। तो अगर कमल और मेरे बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है वो मोर देन 2.1 आता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो क्या होता है कि बॉन्ड कैसा होता है? आयनिक होता है। नहीं काबू आएंगे बाबा। ठीक है, बॉन्ड कैसा होता है? बॉन्ड होता है आयनिक। आयनिक में मतलब एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। वरना क्या होता है? बॉन्ड होता है कोवेलेंट। देखो जैसे आप बात करो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो ये सबसे ज्यादा गैप है, ठीक है। फिर ये गैप होता जाता है कम। जैसे मान लो अगर अपन क्लोराइड की बात करते हैं, मान लो तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, सल्फर क्लोराइड, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कम होगा एटम्स के बीच में, सोडियम और क्लोरीन आएगा, सोडियम कहेगा ले जा मेरे इलेक्ट्रॉन, क्या फर्क पड़ता है। मैग्नीशियम कहेगा चल ले जा भाई कोई बात नहीं, क्योंकि उसका दिल थोड़ा छोटा है, आपको पता है ना साइज क्या है इसका, बड़ा है, फिर ये छोटा है, फिर ये छोटा है, दिल का ही आकार है इनके, ठीक है ना। तो सोडियम कहता है इलेक्ट्रॉन ले जा कोई बात नहीं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीशियम का दिल थोड़ा छोटा है, वो कहता है चल कोई बात नहीं। एल्युमिनियम और कम, कहता है यार चल कोई बात नहीं, ठीक है। सिलिकॉन तक आते आते क्लोरीन तो वही लालची, कहता दे दे इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का क्यों भाई, ये क्या बात है, ठीक है ना, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जैसे रिसर्च में होता है, रिसर्च में लंच आप शेयर करते हैं फ्रेंड्स, तो शेयरिंग कब होती है? ट्रांसफर कब होता है? टीचर और स्टूडेंट में कई बार ट्रांसफर हो जाता है। जैसे स्टूडेंट टिफिन लाता है और टीचर खा जाता है, मतलब टीचर टिफिन लाता है स्टूडेंट खा जाता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, अभी टीचर बड़ा है, ठीक है यार कोई बात नहीं, बच्चा भूखा है तू खा ले। लेकिन जब आप दो फ्रेंड्स हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कम हो गया। आपने अगर उसकी 2 बाइट खा ली तो वो भी आपके टिफिन से 2 बाइट ही खाएगा, आप देखना, एक खाई तो वो ऐसे नहीं मानेगा, बराबर बराबर चलता है सिस्टम। तो दैट इज व्हाट यू कॉल कोवेलेंट बॉन्ड। जब अंतर जब कम रह जाता है ना तो फिर क्या करते हैं, वो आपस में शेयरिंग करते हैं। सिलिकॉन भी कहता है भैया ये क्या मजाक है, मेरे को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू दे दे इलेक्ट्रॉन। फिर वो कहते हैं भाई लड़ेंगे तो फायदा नहीं है, अपन दोनों शेयरिंग करते हैं। एंड दिस इज हाउ यू सी एक ग्रेजुअल आप चेंज देखोगे। जब आप इधर से इधर जाओगे तो बॉन्ड का नेचर आयनिक जो होगा वो तो डिक्रीज होगा और कोवेलेंट जो होगा वो इंक्रीज होता चला जाएगा। तो जनरली अगर अपन बात करें, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 2.1 से ज्यादा होता है तो बॉन्ड होता है आयनिक, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है शेयरिंग में, क्या होता है, बॉन्ड का नेचर होता है कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ पुश होती है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट होते हैं, जैसे H2, Cl2, I2। जब दो एक जैसे एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बराबर बराबर खींचेंगे तो एक तरह से बैलेंस फोर्स जीरो है। लेकिन अब पोलर कोवेलेंट में क्या हुआ, HCl, ठीक है ना। अब HCl में क्या हुआ कि एक एटम दूसरे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको पता है HCl में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिकतर क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होती है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव पोल्स बने होते हैं, पोलर होता है। एक बात, ठीक है। अब ये आती है बात हमें कि इसका मतलब, अब जैसे यहां पर अगर अपन बात करें NaCl आयनिक है, MgCl2 भी आयनिक है, AlCl3 भी आयनिक है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा, NaCl। उससे कम कौन सा होगा, MgCl2। उससे कम कौन सा होगा, AlCl3। तो जितना आयनिक कम होता जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो किसी आयनिक बॉन्ड में, किसी आयनिक कंपाउंड में या किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होता है, ठीक है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर को जज करने के लिए फजान ने कुछ रूल्स दिए थे, ठीक है ना। तो वो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए क्या है कि फजान्स रूल इन फेवर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। पहला, स्मॉल कैटायन। जितना छोटा कैटायन होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, जितना छोटा कैटायन होता है उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। लार्ज एनायन, जितना बड़ा एनायन होगा उतना पोलर कैरेक्टर मतलब आपका जो है कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। ग्रेटर चार्ज ऑन आयंस, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये कोवेलेंट कैरेक्टर के फेवर में। और तीसरा, चौथा जो होता है लास्ट में होता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसकी डायरेक्टली इतनी जरूरत नहीं पड़नी हमें यहां पर, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे स्मॉल कैटायन की अगर अपन बात करें, अब आप देखो FeCl2 और FeCl3 मान लो, इसमें ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है, FeCl2 या FeCl3? FeCl3 ज्यादा कोवेलेंट है क्योंकि उसका कैटायन छोटा है। FeCl2 वाला कैटायन छोटा होगा कि +2 वाला, +3 वाला। जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना साइज छोटा होता जाएगा। तो ये आपका जो है ना, ये इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसमें क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये मोर कोवेलेंट है। एनायन से आप देख ही नहीं सकते इसके अंदर, ये मोर कोवेलेंट है। एनायन से, एनायन दोनों में सेम है, क्लोराइड क्लोराइड है, तो उससे आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा तो उसमें कोई एक चीज ऐसी होगी जो अंतर के लिए आप स्ट्राइक कर सको जिस चीज पर। जैसे PCl3 और PCl5 है, तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो PCl3 और PCl5 में फॉस्फोरस की। PCl3 में क्या है, +3, और PCl5 में क्या है, +5। तो कैटायनिक चार्ज के हिसाब से छोटा आयन कौन सा हुआ, PCl5। PCl5 इज मोर कोवेलेंट देन PCl3 क्योंकि उस पर कैटायनिक चार्ज जो है वो ज्यादा है। ये भी मैं आपको समझा देता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड की अगर अपन बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का रीजन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दो आयंस के बीच में या आयनिक कैरेक्टर के बीच में, वो स्प्रेड जितना ज्यादा करता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड करता है उसको पोलराइजेशन बोलते हैं, बिगड़ जाता है उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होती है यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एटम्स के बीच में स्प्रेड करती है, फैलती है, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, जितना छोटा कैटायन होगा और जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा
उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे मेरे से ज्यादा फिजिक्स आप समझते होंगे कि अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज है और उसको एक कन्फाइंड स्पेस में आपने कंटेन कर रखा है, जैसे मैं तो ऐसे बोलता हूँ 1 कूलम का चार्ज एक समझ लो बास्केटबॉल पे है, 1 कूलम का चार्ज एक फुटबॉल पे, 1 कूलम का चार्ज एक लॉन टेनिस बॉल पे, 1 कूलम का चार्ज एक टेबल टेनिस बॉल पे, 1 कूलम का चार्ज एक कंचे पे है। तो सबसे ज्यादा कन्फाइंड कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा। तो इसको बोलते हैं हम, जो यहां पर बोलते हैं एक चीज होती है, इसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। कैटायन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलते हैं? चार्ज डेंसिटी या आयनिक पोटेंशियल। आयनाइजेशन नहीं, आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम फाइ से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या होता है? चार्ज ऑफ आयन अपॉन रेडियस ऑफ आयन का रेशियो होता है, चार्ज बटा रेडियस रेशियो होता है। ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी। तो कौन से कैटायन की इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी इसमें? जैसे मान लो सोडियम, ठीक है, उसके बाद या अपने इसमें लें, जैसे ये मान लो लिथियम आयन है, लिथियम के बाद फिर ये उससे बड़ा सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, ऐसे। तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी होगी? लिथियम की। तो लिथियम क्लोराइड क्या होगा सबसे ज्यादा? कोवलेंट। क्योंकि ये क्या करेगा, जिसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है ना, जो एनायन होता है ना, एनायन नॉर्मली साइज में बड़ा होता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शक्ल बिगाड़ देता है। ये अपनी तरफ खींचता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ बीच में, यानी दोनों आयंस के बीच में स्प्रेड होने लगता है। तो जितनी ज्यादा इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, जितना ज्यादा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का डिस्टॉर्ट कर देगा, क्रूप कर देगा, उसकी शक्ल बिगाड़ देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म में लेकर दोनों आयंस के बीच में स्प्रेड आउट हो जाएगी, और उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा बॉन्ड का नेचर। तो लिथियम क्लोराइड सीजियम क्लोराइड से ज्यादा, मतलब लिथियम क्लोराइड सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा अगर आप वैसे बात करो इसमें। ठीक है, तो छोटा कैटायन ज्यादा ताकतवर होता है, आयनिक स्ट्रेंथ उसकी, मतलब आप समझे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, चार्ज डेंसिटी उस पर ज्यादा होती है, तो वो एनायन की जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है चारों तरफ, उसको ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है, पोलराइज ज्यादा करता है, जिससे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोनों आयंस के बीच में स्प्रेड होती है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। इस फिनोमेना को पोलराइजेशन बोलते हैं। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। यानी पोलराइजेशन जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी का मतलब कि जो है पोलराइजेशन, अगर आप ये कहें कि चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन का जितना चार्ज होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा होगा। जितना कैटायन का चार्ज होगा वो पोलराइज भी ज्यादा करेगा, और साइज के इनवर्सली होता है, साइज ऑफ कैटायन। जितना छोटा साइज और जितना उसमें ज्यादा चार्ज हो उतना ज्यादा वो पोलराइज करता है। अब जैसे ये Na पॉजिटिव है, ये Mg2 पॉजिटिव है, ये Al3 पॉजिटिव है। साइज के हिसाब से मानते हो बात? सबसे बड़ा कौन सा हुआ? Na पॉजिटिव। हालांकि मैं एग्जांपल आपको एस ब्लॉक एलिमेंट से ले रहा हूं, कोई बात नहीं, वही चीजें पी ब्लॉक में भी आएंगे। अभी मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जिनसे भी आप ज्यादा फेमिलियर हैं। तो अब आप मुझे बताइए NaCl, MgCl2 और AlCl3 में सबसे ज्यादा आयनिक नेचर किसका होगा? NaCl। और सबसे कम किसका होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में काफी कोवेलेंट नेचर होता है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि दूसरी तरफ जो आप जब बात करते हैं एनायन, ये तो कैटायन का साइज जितना छोटा हो, आपने सबसे पहला फजान का जो रूल है कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसको मैंने फेवर में आपको बताया भी, स्मॉल कैटायन, जितना छोटा कैटायन होगा उतना घातक होगा, वो उतना कोवेलेंट बनाएगा। हाँ जी, किस पे? हाँ, तो वही हम बात करते हैं, ग्रेटर चार्ज ऑन आयन, चार्ज बढ़ेगा तो भी कोवेलेंट ज्यादा होगा। दोनों चीजें फेवर कर रही हैं, दोनों चीजें फेवर कर रही हैं। देखो फाई बढ़ना बेसिकली क्या है कि ये चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज बढ़ता जाए और रेडियस घटता जाए तो वो कैटायन की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, वो ज्यादा पोलराइज करता है।
वही चीज यहां पर हो रही है, चार्ज बढ़ता जा रहा है और रेडियस छोटा होता चला जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा कंफाइंड होती चली जा रही है। मतलब मेरा कहने का है कि अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है कि चार्ज सेम रहे, जैसे ये वाले एग्जांपल थे, चार्ज सेम था, सिर्फ साइज चेंज हुआ। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें चार्ज और साइज दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो, लेकिन आप कहो भी चार्ज तो बढ़ता रहे और साइज छोटा, मतलब साइज भी बड़ा होता रहे, ऐसे केस नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कैटायन तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो साइज उसका स्क्वीज ही होना है। और या फिर कोई ऐसा कंपैरिजन जो हम थ्योरेटिकली कर ही ना सकें ऐसे मॉलिक्यूल्स का, वो पूछा नहीं जाता। आप क्या कहते बोलो? सर आपने बताया था कि ये एल्यूमिनियम का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। हाँ हाँ, तो सर इसका आयनिक कैरेक्टर से ज्यादा होता है इसका कोवलेंट कैरेक्टर? नहीं नहीं, जैसे आप कंपेयर करो NaCl मोस्ट आयनिक लीस्ट कोवलेंट, उसके बाद MgCl2 कंपैरेटिवली मोर कोवलेंट, AlCl3 इज मोर कोवलेंट देन MgCl2 एंड NaCl। सर वो कंपैरिजन यानी कि इन्हीं के क्लोराइड से पहले वाले क्लोराइड से अगर कंपेयर करें तो सर बनाएगा तो आयनिक बॉन्ड भी है तो आयनिक बॉन्ड। अपन क्या कहते हैं थ्योरेटिकली, आपने छोटी क्लास में क्या पढ़ा हुआ है कि 3 इलेक्ट्रॉन तक की चीज जो होती है वो बॉन्ड कैसा होता है, वो बॉन्ड कैसा होता है, आयनिक होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि एक्चुअली आयनिक बॉन्ड में भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और कोवलेंट कैरेक्टर में भी, कोवलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर होता है जब उसमें पोलर नेचर होता है। तो ये उस इंटरफेस पर हम बात कर रहे हैं, जबकि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट नेचर हो और एक कोवलेंट बॉन्ड में पोलर नेचर हो, पोलैरिटी हो। प्योर कोवलेंट तो कब होगा, जब दोनों एटम्स एक जैसे हो, अगर अलग अलग होंगे तो फिर वही पोलैरिटी का अंतर रहेगा। तो उसके बाद अगली चीज आती है लार्ज एनायन। जितना बड़ा एनायन होगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं, जैसे कैटायन के लिए होते हैं पोलराइजिंग पावर, उसकी शक्ति। इसने पिटाई करनी है, इसने एनायन की पिटाई करनी है, तो जितना छोटा है उतना घातक है। चार्ज बढ़ जाए तो और भी बढ़िया, साइज छोटा, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती चली जाए, छोटा साइज और चार्ज बड़ा होता जाए, उतना ज्यादा ये पिटाई करेगा एनायन की और उतना ज्यादा कोवलेंट हो जाएगा। कन्वर्स एनायन की होती है पोलराइजेबिलिटी, यानी खुद को पोलराइज करवाने की उसकी काबिलियत, मार खाने की शक्ति। पोलराइजेबिलिटी मतलब पिटाई कितनी झेल सकता है, तो मोटा आदमी ज्यादा पिटाई झेल सकता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, पतले को मारा कम जा सकता है या वो कमजोर होता है, जैसे मर्जी कह लो। तो एनायन जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट नेचर आपको देखने को मिलेगा। जितना एनायन बड़ा होता चला जाएगा उतना ज्यादा नेचर कैसा होगा, कोवलेंट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसकी ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट होएगा। फिर ग्रेटर चार्ज, ऑब्वियसली चार्ज तो दोनों पर, कैटायन एनायन पर दोनों पर बढ़े। जैसे अब यहां पर, चलो यहां पर भी अपने एग्जांपल ले लें। जैसे मैं आपको बोलूं NaCl और NaI, इनमें ज्यादा कोवलेंट कौन सा है, NaI, क्योंकि एनायन बड़ा है इसके अंदर। फिर आया ग्रेटर चार्ज ऑन आयंस, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता चला जाएगा, तो वो तो अपन यहाँ पर जैसे यही है कि FeCl2 और FeCl3 का एग्जांपल ले सकते हैं दोबारा से, कि चार्ज जो है जैसे Fe2 में यहाँ 2 और यहाँ 3 है तो ये मोर कोवलेंट है, ठीक है। तीसरा केस, चौथा केस जो आता है एक स्पेशल केस है, इसको बोलते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये बहुत रेयर केसेस में होता है। आपके लेवल पर एक एग्जांपल आपको याद रखना होता है, जैसे NaCl और CuCl। अब इसमें एनायन के बेस पर आप कोई जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एनायन का चार्ज और एनायन का साइज सेम है। कैटायन के चार्ज पर भी आप जजमेंट नहीं कर सकते, दोनों में कैटायनिक चार्ज सेम है। और एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगता है कि सोडियम और कॉपर क्यूपरस जो आयन है, इनके साइज भी लगभग सेम होते हैं। आप कहोगे कॉपर में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर भी तो प्रोटॉन का जो अट्रैक्शन उस कारण लगभग साइज भी सेम होता है। तो ऐसे में कौन ज्यादा कोवलेंट होता है, ऐसे में वो ज्यादा कोवलेंट होता है जिसका आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नकली होता है, दिखावटी होता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता है। स्यूडो मींस व्हाट, फॉल्स। अब ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या होता है वो देखते हैं अपने। Na पॉजिटिव को जब आप लिखते हैं तो Na पॉजिटिव क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, यानी कि 2 और 8। दिस इज ट्रू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। लेकिन जब आप क्यूपरस आयन लिखते हो, क्यूपरस, क्यूप्रिक नहीं क्यूपरस, तो वो क्या होता है 1s2, यानी 29 से 28 रह जाएगा, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1 होता है ना, तो 4s0 हो गया। तो ये कितना हुआ 2 8 18। अब थर्ड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 18 पूरे आए हुए यहाँ पर, 18 है। लेकिन वैसे नोबल गैसेस की अगर आप बात करें, हीलियम को छोड़ दे तो सभी नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 8 होते।
तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होती है नकली स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको। तो फजान ने हमें कहा कि ऐसे केस में क्या होता है कि जिस मेटल की कैटायन की स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज्यादा कोवेलेंट होता है, वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो इन चीजों की एप्लीकेशंस या क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे अब आपको मैंने एक बताया कि PCl3 और PCl5 में कोवेलेंट कौन सा ज्यादा होगा, PCl3 और PCl5 में ज्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, PCl5 ज्यादा कोवेलेंट होगा, क्योंकि उसमें फास्फोरस जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मतलब ज्यादा पोलराइज्ड होगा PCl बॉन्ड, फास्फोरस क्लोरीन का बॉन्ड यहां पर ज्यादा पोलराइज होगा PCl5 में, ज्यादा कोवेलेंट होगा। फिर अगर मैं आपसे बात करूं इनमें से वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, PCl3। PCl3 ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। वाटर में वाटर का नेचर कैसा है, पोलर, वाटर का नेचर कैसा है, पोलर, यानी आयनिक कंपाउंड्स वाटर में ज्यादा आसानी से डिसॉल्व होते हैं, जिसमें हो सकता है दोनों ही ना डिसॉल्व, लेकिन आपस में अगर आप कंपेयर करोगे इनमें तो PCl3 PCl5 से पोलर सॉल्वेंट में कंपैरेटिवली ज्यादा डिसॉल्व होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी में एक फ्रेज आता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो पोलर सॉल्वेंट है, वाटर का डायपोल मोमेंट हाई होता है, डायपोल मोमेंट ये भी एक चीज समझने वाली अपन बात करते हैं अभी। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक के हिसाब से वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर में बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह की चीजें नॉन पोलर सॉल्वेंट है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक के हिसाब से वाटर के अंदर जो है PCl3 ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं लिथियम आयोडाइड और लिथियम फ्लोराइड मान लो, हालांकि एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, मगर ये आपके P ब्लॉक में भी आ सकते हो क्योंकि आयोडाइड फ्लोराइड हैलोजन है। इसमें से वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, लिथियम फ्लोराइड। है लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि लिथियम फ्लोराइड ज्यादा आयनिक है। आयोडाइड कैटायन तो सेम है लेकिन एनायन बड़ा है। ये जो आपने फजान के रूल पढ़े हैं, दीज आर ऑल इन फेवर ऑफ व्हाट, दीज आर ऑल इन फेवर ऑफ कोवेलेंट। हाँ जी सर ये PCl5 वाला दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। बताता हूँ। ये जो है फजान्स रूल्स फेवर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर में। तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपको ये है कि छोटा कैटायन अगर दो चीजें दी हो और उसमें कैटायन के बेस पर आपको जजमेंट करना हो तो छोटा कैटायन ज्यादा कोवेलेंट होता है। अगर दो चीजें दी हो जिसमें एनायन अलग अलग है तो बड़ा एनायन ज्यादा कोवेलेंट होता है। अगर दो चीजें दी हो जिसमें चार्ज का अंतर हो तो जिसमें चार्ज ज्यादा हो आयंस में वो ज्यादा कोवेलेंट होता है। और स्यूडो तो एक स्पेशल केस है, वो मैंने आपको बताया। तो ये चीजें जो है आपको समझनी है, ये तीनों चीजें कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करने वाली होती हैं। ये तीनों चीजें कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर करने वाली होती हैं। यहां पर जो है अगर अपन दोबारा से बात करें कि जो PCl3 और PCl5 में यहां फास्फोरस क्या है +3 स्टेट में और यहां पर क्या है +5। तो +5 वाला अगर यहां पर अगर आप देखोगे फजान सूत्र में तो स्मॉल कैटायन एंड ग्रेटर चार्ज ऑन आयन, ये दोनों चीजें किस चीज को फेवर करती हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर को। तो आपकी क्वेश्चन पे दोबारा बता रहा हूं कि PCl5 ज्यादा कोवेलेंट क्यों होगा, क्योंकि PCl5 में कैटायनिक चार्ज जो है वो हायर है, 5 है। तो ये जो है PCl बॉन्ड जो है ज्यादा कोवेलेंट होगा PCl5 के अंदर, PCl5 में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, मेरा कहने का ये, अब इसकी क्या रिकॉर्डिंग भी आप देखना, अगर आपको होगी, देखो मैं जैसे रूटीन क्लास होती है ना 11th, तो हम बहुत चीजें रुक रुक के बातें करते हैं, पर मेरा अभी पर्पस क्या है कि मैं आपको 1 घंटे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देकर भेज रहा हूँ, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ से चैप्टर अभी तो चैप्टर शुरू ही नहीं किया, देखा जाए P ब्लॉक डी अब तो हमने शुरू ही नहीं किया ना, लेकिन मैं उससे पहले चाहता हूँ कि जनरल एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए कि भाई क्या क्या चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है, और यही चीज़ें हैं। बस फिर मजा आएगा आपको कि मैं आपको जब रीजन बोलूंगा आपका खुद का माइंड स्ट्राइक करेगा, अच्छा ये रीजन इसमें नजर आ रहा है मुझे, आपको अपने आप नजर आने लग जाएगा कि ये रीजन होता है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस अधिकतर ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अब देखो अगली चीज क्या आती है इसके अंदर, जैसे आपके पास ये हुआ कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में। इसके बाद अगली चीज इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल मोमेंट की बात करते हैं। देखिए डायपोल मोमेंट में क्या होता है, जैसे दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर होता है ना, तो उनके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। इफ टू चार्ज, सपोज करो ये आपके पास इस पे चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, मतलब ये चार्ज तो सेम ही होंगे जितना प्लस और माइनस, इसको अपन Q1 Q2 की जगह +Q या -Q बोल दें, और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d।
तो डायपोल मोमेंट जिसका सिंबल हम म्यू लिखते हैं, ये क्या होता है, Q इंटू डी। मैथमेटिकली ये होता है Q इंटू डी। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज, किसी एक एटम का चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोस चार्जेस। तो आपको क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 आता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, आयनिक पर ज्यादा हमारा चैप्टर क्योंकि सारा है ही कोवेलेंट पे। अगर किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होता है तो वो कहलाता है नॉन पोलर, यानी उसमें पोलैरिटी है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल उसमें बनेगी नहीं। लेकिन अगर उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता तो वो कैसा होता है, तो वो पोलर। तो सबसे पहले कौन कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर में क्या क्या चीजें आएंगी वो समझो आप। ऑल होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो कि होमोन्यूक्लियर हैं, मतलब एक जैसे एटम्स के हैं और 2 एटम के बने हैं, जैसे H2, N2, O2, F2, 2 एटम्स होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियस वाले, इनमें नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। दूसरा, ऑल पॉलीएटॉमिक molecules with regular geometries। रेगुलर ज्योमेट्रीज की पहचान क्या होती है, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होता। रेगुलर ज्योमेट्री की पहचान क्या होती है कि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं होता। तो ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनकी रेगुलर ज्योमेट्री होती है एंड सेम एटम्स आर बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। जैसे अब आप देखो, मैं आपको बताता हूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सिंपलेस्ट एग्जांपल है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड की ऐसी लीनियर ज्योमेट्री होती है, तो डायपोल मोमेंट को ना हम ऐसे तीर के निशान से दिखाते हैं, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हेड होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टेल होता है। ये ज्योमेट्री ओरिएंटेड होता है, ज्योमेट्री पे बेस्ड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है, लीनियर होता है, Ab2 टाइप का मॉलिक्यूल है। तो यहां पर जितना डायपोल मोमेंट कार्बन ऑक्सीजन का दोनों तरफ बराबर होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है और इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0। ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो हमने पढ़े रेगुलर में, जैसे आपके पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, इसमें PCl5 हो गया, इनका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। एक बॉन्ड पोलर हो सकता है, ये भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, वो कहेगा PCl बॉन्ड इन PCl5 इज पोलर, PCl बॉन्ड इन PCl5 इज पोलर बट PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप कहोगे उसके अंदर क्या है कि इंडिविजुअली तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है फास्फोरस और क्लोरीन में, इसलिए वो पोलर है, लेकिन ओवरऑल नेट डायपोल मोमेंट क्योंकि उसकी रेगुलर ज्योमेट्री है वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए वो कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, ये तो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। आगे बढ़ सकता हूं, आगे देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर में कौन चीजें आती हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स में सबसे पहले तो ऑल आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक हैं आपके, उसमें नो डाउट उसमें तो क्लियर कट पोलैरिटी है ही, प्लस माइनस है। दूसरा इसमें ऑल हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जितने भी आपके पास हेटेरोन्यूक्लियर जैसे HCl, HBr, HF, HI, इस तरह की चीजें जो है ना, ये सारी आपके 2 एटम्स वाली और हेटेरोन्यूक्लियर मतलब 2 अलग अलग न्यूक्लियस है उनमें, तो वो पोलर है, उसमें प्लस माइनस आपको नजर आएगा। और तीसरा ऑल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स विद डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्रीज, सारे ऐसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनकी ज्योमेट्रीज कैसी होती हैं, डिस्टॉर्टेड होती हैं। डिस्टॉर्टेड का पहचानोगे कैसे, सेंटर एटम पर एक या ज्यादा लोन पेयर होता है, जैसे वाटर है, वाटर की डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा पोलर है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा हाई होता है, तो इसलिए क्योंकि इसकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा है, ऑल्दो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है,
लेकिन पोलर नेचर बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि इसके दोनों बॉन्ड्स के डायपोल मोमेंट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन जिसे आप बोलते हैं वो हो जाता है इसके अंदर। तो ये आपके पास पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर, कि कौन से मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। और फिर उसके बाद ये आता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो डिपेंड किस चीज पे करता है, वो डिपेंड करता है इस चीज पर कि आपके फजांस रूल के हिसाब से आप चलें। अगली चीज आती है इसके अंदर, वो हालांकि थर्मोडायनेमिक्स की है, लेकिन हम साथ साथ यहां पर बात करते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। मैं समझ सकता हूं बेचैनी आपकी, पर अब कोई इलाज नहीं है ना। हाइड्रेशन एंथैल्पी ये क्या चीज होती है, इसको समझते हैं प्लीज, बातें नहीं करें। देखो क्या होता है, पानी में डालने पर सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो जाता है, पता है ना आपको क्यों हो जाता है? हाँ, वाटर में ऐसा क्या है कि वो सोडियम क्लोराइड के स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है। देखिए जैसे मैं सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट सेल बनाता हूं, जैसे मान लीजिए जस्ट एक सिंबॉलिक डायग्राम है, ठीक है, ये जैसे सोडियम क्लोराइड का एक यूनिट सेल ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, जब आप इसको, अब इसमें क्या डॉटेड लाइन ये मैंने ये बताई हुई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लैटिस बोलते हैं इसको, है ना, ये लैटिस एंथैल्पी, उसकी बात कर लेंगे अपने। तो ये जुड़े हुए हैं आपस में। जब आप इसको पानी में डालते हैं, वाटर की अभी भी मैंने आपको बताया वाटर की ज्योमेट्री कैसी होती है, बेंट ज्योमेट्री होती है। तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं एक बार बताने के लिए, जिसमें ये हिस्सा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं, ये सोडियम आयंस, ठीक है, और दूसरे आपके क्लोराइड आयंस, जैसे ही इनको पानी में डालते हैं तो पानी में डालने पर क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जो सोडियम है उसकी तरफ तो वाटर अपने नेगेटिव टर्मिनल से इसको चारों तरफ आके घेर लेता है, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो ही होगा। इसको आयन डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। आयन डायपोल कैसे, सोडियम आयन और आपका डायपोल कैसे हुआ, पोलर मॉलिक्यूल वाटर, और क्लोराइड आयन को वाटर का जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे हाइड्रोजन के एंड से खींचे चले जाते हैं। ये मैं सिर्फ दो आयंस बना रहा हूं, ऐसे सारे वाटर के सोडियम क्लोराइड के आयंस ऐसे हाइड्रेट हो जाते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट, इसको कहते हैं हाइड्रेशन। आप इसको ऐसे लिखते हो भी Na पॉजिटिव अब क्या हो गया, एक्वस हो गया, हाइड्रेट हो गया, Cl नेगेटिव क्या हो गया, एक्वस हो गया, मतलब ये क्या हो गया, हाइड्रेट हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि चारों तरफ से जब ये आयंस इस तरह से वाटर से गिर जाते हैं, ये एक तरह का एसोसिएशन बनता है। हालांकि ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये आप स्टेट्स ऑफ मैटर में 11th में पढ़ते हो, फिजिकल बॉन्ड है ये भी एक तरह का। लेकिन ये इस जब एसोसिएशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम की एनर्जी डाउन आती है, बॉन्ड बनना मतलब सिस्टम की एनर्जी डाउन, वो एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो एनर्जी रिलीज होती है जब कोई आयन हाइड्रेट होता है, ये हाइड्रेशन है जो मैंने आपको दिखाया, इस फिनोमेना, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है इसको आप क्या बोलते हो, हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हो। कैटायन भी हाइड्रेट होता है, एनायन भी हाइड्रेट होता है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो किसी आयन के मतलब प्रोपोर्शनल की अगर बात करें तो उसकी चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी भी बताया था मैंने आपको चार्ज डेंसिटी, क्या चीज थी चार्ज डेंसिटी, आयनिक पोटेंशियल चार्ज ऑफ आयन अपॉन रेडियस ऑफ आयन। जितना मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी आयन की, उतना ज्यादा वो हाइड्रेट होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि लिथियम का एक आयन लगभग 25 वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएट हो जाता है चारों तरफ, जब लिथियम आयन को पानी में डालते हैं लिथियम के। और जो सीजियम होता है, सीजियम बड़ा सारा होता है, वो सिर्फ 9 वाटर के मॉलिक्यूल से एसोसिएट हो पाता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपैरेटिवली वीक है, उसकी जो आयनिक चार्ज डेंसिटी कंपैरेटिवली वीक है, क्योंकि साइज उसका क्या है, बड़ा, चार्ज तो दोनों पे +1 है। तो इसमें एक चीज आती है आयनिक मोबिलिटी, हालांकि इसकी ज्यादा हमें जरूरत अब यहाँ नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी एक्वस में आयनिक मोबिलिटी लिथियम की कम होती है, सीजियम की ज्यादा होती है। क्योंकि वैसे मान लो रेस लगानी है, मैं भागता हूं, आप भागते हैं, मैं मोटा तगड़ा हूं, आप अभी पतले दुबले हैं, तो आप तेज भाग लेंगे। एक सीन तो ऐसा अकेले भागते हैं, इसको गैसियस फेज में आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं।
ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि आपको अपने दोस्तों के हाथ पकड़ के भागना है और मुझे अपने दोस्तों के हाथ पकड़ के भागना है, जो मेरे आज की डेट में है। तो बनी बात है, आपके तो दोस्त होंगे 20-20 अभी, तो आपने अपने 20 दोस्तों का हाथ पकड़ा और अब आप भाग रहे हैं। अब मेरी उम्र तक आते आते दोस्त वोस्त सब खत्म हो जाते हैं, तो मेरे दोस्त ही दो हैं, ठीक है। मैं उनके दो, हालांकि मैं मोटा हूं बहुत ज्यादा, मुझसे वैसे अकेले तो मैं आपसे तेज नहीं भाग सकता, लेकिन आप 20 जनों का झुंड भागोगे और हम 3 लोग हाथ पकड़ के भागेंगे, तो कौन फास्ट हो जाता है? 3 वाले ज्यादा फास्ट होते हैं। तो आयनिक मोबिलिटी बड़े आयंस की एक्वा स्टेट में ज्यादा होती है, गैसियस स्टेट में कम होती है, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रेशन की भी जब हम बात करेंगे, अब जैसे मान लो F नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है, इसमें ज्यादा हाइड्रेट कौन होगा? किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? F नेगेटिव की ज्यादा होगी, क्योंकि इसका चार्ज तो दोनों पे -1 है, ठीक है, लेकिन जो रेडियस है वो क्लोराइड का बड़ा है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, तो वो कम वाटर दोनों हाइड्रेशन तो दोनों ही शो कर रहे हैं ना, नेगेटिव भी शो करता है, कैटायन एनायन दोनों ही शो करते हैं। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है कि आपका जो आयन है उस पर चार्ज कितना है और उसका साइज कितना है। जितना ज्यादा उस पर चार्ज होगा और जितना छोटा उसका साइज होगा, उतना ज्यादा वो हाइड्रेट होगा और उतनी ज्यादा उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब अगर ये हाइड्रेशन एंथैल्पी किसी आयनिक कंपाउंड की लैटिस एंथैल्पी को क्रॉस कर जाती है, तो फिर क्या होती है कि ये एनर्जी जो है इसके लैटिस को तोड़ डालती है, एंड देन दीज आयंस बिकम फ्री टू मूव। तो सॉल्युबिलिटी के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है दैट द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी। जो आयनिक सॉल्यूट्स की लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होता है तभी वो डिसॉल्व होती है, वरना वो डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है। इतना ही करते हैं आज, बाकी फिर कल देखते हैं। कल फिर हम केमिकल बॉन्डिंग के बाद जो है कुछ रेडॉक्स के कॉन्सेप्ट्स और जो इसमें अप्लाई होने हैं, आप देखो हर चैप्टर की एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर, वो भी देखेंगे, ठीक है। और एक कंसेंट लेटर के बगैर जो है एंट्री नहीं है कल, ठीक है, बिना कंसेंट लेटर के नहीं आना सर।